आदाब नाज़रीन, मैं सादिया खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ सेहत की बात में। नाज़रीन, आप जानते हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बात करते हैं आपकी सेहत की। आज के इस शुमारे में भी हम आपके लिए कुछ ख़ास बातें लेकर आए हैं। आज अपने इस शुमारे में हम बात करेंगे नफ्सियाती बीमारियों की, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो क्या वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डाल सकती हैं या नहीं, और अगर डाल रही हैं तो उसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम बातों पर बात करेंगे और इन सब पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुछ खास मेहमान। आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता सतपथी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स न्यू दिल्ली से। आपका सब बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी सुनने वाले को मेरी नमस्कार। दूसरे हमारे खास मेहमान मौजूद हैं अनीता मिश्रा जी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सबसे पहले जी मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर जी कि हम जब भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सुनने वाले को सबसे पहले ये समझ में आता है दिमागी बीमारी। तो आपको क्या लगता है, हम हमारे नाज़रीन को एक आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहते हैं कि आप समझाइए उन्हें कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिमागी परेशानियों से कितनी अलग है और उसमें क्या क्या आता है। सादिया, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है समझने वाली जो बात है, एक तो जब हम मानसिक समस्याएं बोलते हैं, मानसिक समस्याएं और मानसिक बीमारियां दोनों एक कंटिन्यूम में है। अच्छा। अगर मानसिक समस्या, छोटी से छोटी मानसिक समस्याएं बहुत प्रकार की होते हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी है मुझ में, हीन भावना ग्रस्त हूँ, ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मानसिक समस्याएं। मुझे बहुत तनाव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मैं परेशान जल्दी हो जाती हूँ, ठीक है। छोटी सी चीज़ कुछ हुई नहीं, मैं उदास जल्दी हो जाती हूँ। इससे लेकर हमारे परिवार में कितने प्रकार की समस्याएं होती है, फैमिली के मन मुटावट से लेकर हिंसा जो होती है, फैमिली में जो हिंसा होती है, बच्चों की शोषण करना, किसी और की शोषण करने से लेकर मानसिक बीमारी की तरफ धीरे धीरे अगर हम बढ़ते हैं, ऐसे बहुत प्रकार की मानसिक समस्याएं हैं ये। जब वो गंभीर रूप लेता है तब उसमें खतरा रहता है कि मानसिक बीमारी में तब्दीली हो जाए। जब मानसिक बीमारी में तब्दीली होती है, यही सारे समस्या में हम जब बार बार हम फेल करते हैं कि वो समस्याएं के पार जाए, तब ये रिस्क रहता है कि कहीं उदासी, कहीं एंजाइटी की बीमारी है, कहीं डिप्रेशन की बीमारी है, कहीं दूसरे प्रकार की जैसे मादक द्रव्य जो है बहुत सारे यूज़ करना रहता है, तो बहुत प्रकार की उसमें मानसिक बीमारियों की खतरा रहता है। अगर हम ये सारे कॉमन ये जो मानसिक समस्याएं होती है, ये तो हमारी पार्ट एंड पार्शियल है हमारी लाइफ की। अच्छा। मानसिक समस्याएं सबके साथ होती है, बहुत कॉमन है एंड बहुत नॉर्मल है। कोई इसमें खाली जो व्यक्ति अच्छे दिमाग की है, स्ट्रॉन्ग दिमाग की है, उन्हीं का कोई मानसिक समस्या नहीं होता है, ऐसा कोई चीज नहीं है। आजकल ये अगर सिनेरियो देखा जाए भ्रांत धारणा है, जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसमें हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पहले भी था। हाँ। जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं दुनिया में, तब से मानसिक समस्याएं हैं। जब दिमाग है तो समस्या रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस दिमाग में ये भी कैपेसिटी रहता है कि हम उस समस्या को सुलझा सके। जब हम सुलझा लेते हैं तो समस्या खत्म हो जाती है। जब हम सुलझा नहीं पाते हैं या कोई ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जो हम बार बार उसी उलझे हुए समस्या में घुसते रहते हैं और निकलने का हमें रास्ता नहीं दिखता, तब वो एक सीवियर रूप में तब्दीली हो जाता है। हाँ। मानसिक समस्या वेरी कॉमन, हर एक इंसान को हो सकती है और नॉर्मल है, और बिल्कुल इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर, हमारे मन में और दिमाग में और शरीर में इतनी क्षमता भरी हुई है कि हम हर समस्या की समाधान कर सकते हैं। अगर बात करें कि जो हाउसवाइफ हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो घर में रहती हैं, बहुत सारी उनकी चीज़ें आसपास होती रहती हैं, लेकिन बात नहीं कर पाती किसी से। हस्बैंड के पास कभी टाइम नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, किसी से बात करनी है, नहीं कह पा रही हैं।
आजकल के जो हाउसवाइफ हैं उनको किस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ रहा है, और जो उनको पता नहीं चल रहा है कि हम एक बीमारी की तरफ जा रहे हैं या हमें कुछ प्रॉब्लम है और जिसका सलूशन हमें देखना है, जिसका हल हमें तलाशना चाहिए। जैसे आप हाउसवाइफ के बारे में बात करें या कोई भी महिला की बात करें, जब हम महिलाओं की बात करते हैं समस्या कहीं बदल नहीं जाता है, समस्या की परिभाषा वही है। तनाव से शुरू होता है या फिर कहीं आत्मविश्वास की कमी है, कहीं हमारी कुछ चीज़ों में कमी रहती है, कई चीज़ हमें चाहिए होता है हमें नहीं मिलता है, कई चीज़ हमारे पहुंच से बाहर है लेकिन मन में इच्छा है, कई चीज़ हम मान लो मेरी व्यक्तित्व तो नहीं है। जैसे आपने बोला, एक एग्जाम्पल दिया कि बातचीत नहीं कर पाती है, अपनी समस्याएं किसी को बता नहीं पाते हैं, या अपनी जो तकलीफ है किसी से बांट नहीं पाती है, उसकी समाधान नहीं जुटा पाती है। तो छोटी से छोटी समस्या तो ये हो सकती है, लेकिन जब वो बड़ी रूप धारण करती है, जब मन मुताबिक इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो विड्रॉ कर लेती है अपने आप को परिवार से या बच्चों से या हस्बैंड से, किसी से भी, तो फिर वो गंभीर समस्या बन सकती है आगे जाके। उसमें आगे जाकर हो सकता है बीमारियां भी जुड़ जाए, बीमारियों की भी खतरा रहे। और प्लस बहुत सारे हाउस वाइफ्स में ये भी है कि अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है और शादी के बाद कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाता है और समस्याएं लगी रही, तो हो सकता है जो पहले से चली आ रही है समस्या है वो दोबारा से सामने आ जाए या फिर उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाए। अच्छा। एंड उसमें सबसे बड़ा खतरा रहता है कि शादी इस कंडीशन में होता है कि हमारे देश में स्पेशली कि हम जो लड़कों वाले हैं उनसे बात नहीं कर पाएंगे, मेरी बेटी डिप्रेशन की दवाई खा रही है या एंजाइटी की दवाई खा रही है, उन्हें भी एक डर होता है कि शादी होगी नहीं। ठीक है, ये बात नहीं है कि वो इंटेंशनली कुछ गलत सोच के करते हैं, लेकिन आज पेरेंट्स उन लोग सोचते हैं ये शायद नहीं हो शादी, कितने शादी तोड़े, लड़की हमारी ठीक है, सब कुछ कर लेती है एंड हो सकता है शादी के बाद ठीक हो जाए। ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं जिसमें बीमारियां हैं, समस्याएं तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो बहुत लोग सोचते हैं गलत धारणाओं में कि शादी के बाद सही हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि शादी के साथ उस बीमारियों के कोई ताल्लुक है। हो सकता है बहुत अच्छा माहौल रहा तो बहुत बढ़ेगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा माहौल नहीं रहा तो बढ़ने के भी खतरा है। तो इसीलिए घर वालों को शादी से पहले अगर ना भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो लड़की की ससुराल वालों के साथ एक अच्छा सा माहौल में उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से कोई दोबारा से समस्याएं जैसे सिम्टम्स है वो प्रकट हो जाए तो दवाई लेना बहुत जरूरी होता है। तो दवाई की कंटिन्यूएशन के लिए उनकी सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। बिल्कुल अनीता जी, मैं यहाँ पे आपसे एक बात जानना चाहूँगी और मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट क्या फ़र्क है दोनों में। देखिए, साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो बीमारी को समझकर उसकी दवा आपको देते हैं, क्योंकि ब्रेन भी एक ऑर्गन है और एक अंग है जो कि केमिकल्स और हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो जो केमिकल का जो मैल फंक्शनिंग है, जो कि उतार चढ़ाव है, जो केमिकल्स हमारे शरीर में एक कंट्रोल में और बैलेंस में बहते रहने चाहिए और मिलते रहने चाहिए, वो अगर उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है तो उसकी दवा जो है वो साइकियाट्रिस्ट देते हैं। दवाइयों के साथ साथ अपने व्यवहार में, अपने सोचने के ढंग में, अपने काम करने के ढंग में भी हमें बदलाव लाने पड़ते हैं, क्योंकि समय और परिस्थिति हर इंसान के लिए हर समय बदलती रहती है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, कि हर समय एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो बदलाव है। तो बच्चे से आप बड़े होते हैं और बड़े से आप बूढ़े होते हैं, तो उस बीच में आप बहुत सारे पड़ावों से गुजरते हैं जो कि आपको अलग अलग बाहरी परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। आपको अपना व्यक्तित्व भी उसके साथ साथ विकास करना होता है, और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अगर आप अपने आप को सक्षम नहीं महसूस करते, आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं महसूस करते, या फिर आपको उस तरह का एक सपोर्ट और एक गाइडेंस नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं आप उसमें फंसते जाते हैं। तो उस समय अगर आप खाली दवाइयाँ लेंगे और आप अपने व्यवहार पे, अपने काम करने के तरीक़ों पे और सोचने के ढंग पे अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो फिर आप पूरी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकते, उस समस्या का समाधान नहीं पा सकते। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं,
मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो मन की संरचना कैसे वो कार्य करता है, किन तरीक़ों से उससे हम स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम उसको एक सशक्त मन बना सकते हैं ताकि हम वो पा सकें, वो कर सकें जो हम करना चाहते हैं, वो उस पे काम करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक और जो काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको सही सोचने, सही तरीके से समझने की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, उन सबको से आपको अवगत कराते हैं। जी सुजाता जी, देखा जाता है हमारी अभी भी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो अगर हम किसी से कहते हैं कि तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो झिझकते हैं लोग। वो कहते हैं कि आप लोग हमें पागल समझते हैं, आपको क्या लगता है कि हम पागल हैं, हम कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो कितना मुश्किल होता है उन्हें हैंडल करना, आप किस तरह से उन्हें कन्विंस करते हैं कि नहीं ये एक परेशानी है? अगर आप देखें तो एक हॉस्पिटल सेटअप में दिक्कत ये नहीं होता है कि पेशेंट हमारे तक अगर आ गया मतलब वो दिखाना चाहता है जी, या घर वाले दिखाना चाहते हैं, तो ये एक अलग बात हो गई। लेकिन हमारे लिए दिक्कत ये होती है कि वो या तो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, दोबारा से भयंकर हो जाता है, फिर सारे सिम्टम्स वापस आ जाते हैं, बढ़ जाता है, फिर वापस आ जाते हैं हमारे पास। ये हमारी समस्या ज़्यादातर ये होता है। अच्छा, जहाँ तक आपने पहली ये मैं सुनाया कि वहाँ जब एक रूरल सेटअप होता है या इवन अर्बन सेटअप होता है, चाहे एजुकेशन फैमिली की बहुत ऊपर है, बहुत नीचे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जनरल स्टिग्मा होता है लोगों के दिमाग में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य को बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि एक काउंसलर के पास चले जाओ या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ या साइकाट्रिस्ट के पास चले जाओ, अगर ये तुम्हें लगता है कि आप उसको समाधान नहीं कर पाते हो, तो लोगों को लगता है मैं पागल थोड़ी हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन वो बिल्कुल स्टिग्मा है। आप अगर देखे होंगे जो पागल की डेफिनेशन है, पागल की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होता है। जैसे ही आपने पागल दिमाग में सोचा, आपको दिखेगा कि बिल्कुल एकदम बाल ऐसे हैं, रास्ते में घूम रहे हैं, वो एक ना ओरिएंटेशन अलग है, और ना उनकी सराउंडिंग, ना खुद को पहचानते हैं, ना अपनी सराउंडिंग्स पहचानते हैं, कुछ हरकतें गलत करते हैं। तो आपको मन में जब भी आप पागल के बारे में सोचते हैं, आपके सामने एक भयानक सा इमेज तैयार हो जाता है। और जब तैयार हो जाता है, उसमें ये भी सोच आती है कि अच्छा बिल्कुल कट ऑफ हो गया, ये ना किसी से लिंक कर सकता है, ना अपने साथ लिंक कर सकता है। तो एक डर पैदा होता है। जब वो डर पैदा होता है, तब इंसान समझता है मैं तो उस स्टेट में हूँ ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि उस स्टेट में लोग भी हमारे पास साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते हैं। अच्छा। पहुंचते ही नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए, जो टिपिकल पागल की इमेज है हमारी सोसाइटी में, उस तरीके के लोग तो हमारे पास आते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचते। जो नॉर्मल व्यक्ति ये समस्या समझता है, अपने अंदर देखता है कि अच्छा, जैसे कोई आम बीमारी, जैसे आपकी पेट दुख रहा है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डायबिटीज शुगर बढ़ गया है, जैसे ये थायराइड में ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी ये सारे समस्याएं हैं, ये बहुत आम समस्याएं हैं। वैसे ही मानसिक समस्या किसी को भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बंदा पागल हो। राइट, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और पागल होने तक तो बहुत प्रकार है, 100 प्रकार के कम से कम बीमारियां हैं। सो आपको जरूरी नहीं है कि आप उस वहां तक जाओ, लेकिन ये समस्या बहुत दिनों से स्टिग्मा जो है समस्या बनने वाली बात है कि आपको इस बात को समझना जरूरी है। अगर वो समस्या बीमारी तक नहीं पहुंची है, आप कोई फैमिली के साथ, कोई दोस्त के साथ, कोई कोलिग्स के साथ, किसी भाई बहन के साथ, जिससे आप सलाह लेना चाहते हैं उस समस्या के बाहर आने के लिए, आप सबसे कर सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लाइफ में जिन लोग के साथ हम रहते हैं, तनाव जो है उन्हीं से पैदा होता है। exactly. वही माहौल से पैदा होता है, तब आप शेयर नहीं कर पाते हो अपनी जो एंग्जाइटी है, जो तनाव है, उसकी समस्या की समाधान जो है वहाँ नहीं ढूंढ पाते हो। अच्छा, तब आप प्रोफेशनल की जरूरत पता भी नहीं होता। जैसे प्रोफेशनल के पास आ जाते हो तो उसमें वो बहुत अच्छी तरह से, जैसे अनिता
मीरा जी ने बोला, उसकी जो है 3 पहलू होता है। एक तो हम क्या सोचते हैं, दूसरा हम क्या महसूस करते हैं। जी। सोचने के साथ साथ हमारा महसूस भी ऑटोमेटिकली आता है, जो आवेग होता है। तो उस आवेगात्मक परिवर्तन ऑटोमेटिकली होता है, भावनात्मक परिवर्तन तो होता ही होता है, और जब ये दोनों होता है तब हमारी व्यवहारिक परिवर्तन भी हो जाता है। जी। तो सारे हमारे कैपेसिटी, हमारी जो फंक्शनलिटी, सब चीज़ को, खाना पीना सोना, सारे चीज़ को अफेक्ट करता है। अगर हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको खोल के समझाना चाहती हूँ आपके ज़रिए अपने नाज़रीन को, कि ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, ये क्या सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? एक तरीके से अगर बोले तो है भी, ठीक है। जैसे हर एक उम्र की जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में जो नॉर्मल स्लीप है, नॉर्मल इनटेक ऑफ फूड है, जैसे बोलते हैं कि नॉर्मल मूड स्विंग होना, नॉर्मल उदासी आना, ठीक है, जो घटना के अनुक्रम होता है। अच्छा। जैसे घर में कोई डेथ हो गया, जाहिर सी बात है उसमें हमारा जो है अप्रोप्रिएट आवेग ही आएगा, तो दुख ही आएगा, उदासी ही आएगी, ठीक है ना। तो उसमें हम खुश तो नहीं रह सकते, उस सिचुएशन अप्रोप्रिएट इमोशंस आता ही आता है। थोड़ा भावनात्मक परिवर्तन भी होता है, थोड़ा आवेगात्मक परिवर्तन होता है, हमारे बिहेवियर उस सिचुएशन को देखकर हम फंक्शन करते हैं। बट ये जब इंसान तो चला गया, महीने हो गया, 2 महीने हो गया, मैं वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा। हाँ। खाते पीते सोते सब कुछ मेरा डिस्टर्बेंस हो गया है, इमेज वही आ रहा है, मैं ज़्यादा सो रहा हूँ, 12 घंटा सो लेता हूँ, 13 घंटा सो रहता हूँ, कॉलेज जाना बंद हो गया, घर का काम करना बंद हो गया, अपना ध्यान भी नहीं रख पाता हूँ, हमेशा याद आता है, हमेशा। तो ये फिर बीमारी की तरफ बीमारी की तरफ आ जाता है। हाँ, एक नॉर्मल से जो नॉट नॉर्मल है, उसमें एक छोटा सा दायरा है। एक्चुअली वो एक लाइन है, अगर बिल्कुल लाइन हो रही है, बिल्कुल लाइन है। अगर वो क्रॉस हो रही है, सबसे पहले तो आप अगर सेल्फ अवेयर हो, आपको पता चल ही जाएगा मैं इतना क्यों सोता हूँ। मैं पहले तो बिल्कुल 4 रोटी खाता था, अभी तो 1 रोटी खाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? आप नोटिस करेंगे, आपके घर वाले, जो इमीडिएट घर वाले, वो जरूर नोटिस करेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है जी, ये तो ऐसा नहीं है जी। और वो पहला जो बंदा नोटिस करेगा वही है। जैसे अभी आपने कहा कि घर वाले नोटिस करेंगे, जब आपके पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है या कोई बात करता है, उनके घर वाले, आपको लगता है कि फैमिली का सपोर्ट या फिर फैमिली को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है एक पेशेंट की कंडीशन से, और उनका सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मैम ने कहा कि हम एक पूरे सिनेरियो को अगर हम समझें कि विकास क्रम में हम एक एग्रीकल्चरल सेटअप से आज एक कम्युनिकेशन की एज में पहुंच गए हैं। न्यूक्लियर परिवार अब ज़्यादा दिखते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है। पहले बड़े बड़े परिवार थे, शारीरिक श्रम बहुत होता था और लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में ही इतने बिजी रहते थे कि अक्सर ये जो चीज़ें हैं वो डाइल्यूट हो जाती थी और बहुत ज़्यादा मानसिक समस्याएं इसलिए सामने नहीं आती थी। जो छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, बीमारियां अलग हैं, जो कि एंडोजेनिक प्रॉब्लम है, जो कि ब्रेन से रिलेटेड हैं, केमिकल रिलेटेड हैं, उनकी अलग बात है। तो परिवारों को ये समझना कि बच्चे के व्यवहार में अंतर आ रहा है या किसी भी सदस्य के व्यवहार में अंतर आ रहा है, वो रोज़मर्रा के कामों में रुचि नहीं ले रहा, वो जो करना चाहता है उसके खान पान में, उसकी दिनचर्या में फ़र्क आ रहा है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं और अक्सर हम लोग समझते भी हैं। और अक्सर हम सोचते हैं कि भाई तनाव है, स्ट्रेस है, इसकी वजह से शायद ये चेंजेस आ रहे हों, पर कभी अगर वो जो दायरा है या वो जो समय है अगर बहुत ज़्यादा खिंच जाता है तो ये हमारे लिए ध्यान देने का कारण बनता है और बनना चाहिए। ऐसे में आप फैमिली को क्या एडवाइस करते हैं? हाँ, वो सपोर्ट सिस्टम यही होता है कि कुछ नहीं है बोल के उसको टाला ना जाए, उसको ध्यान दिया जाए कि अगर कोई बच्चा ये महसूस कर रहा है या कोई घर का सदस्य ये महसूस कर रहा है कि मेरा किसी काम में अभी मन नहीं लगता, मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, या मुझे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, या मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ऐसा है जो उसके अवचेतन मन में चल रहा है और जो उसके कॉन्शियस मन में भी चल रहा है,
जिसकी वजह से उसकी डेली रूटीन में बहुत बदलाव आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हर बच्चे की एक पर्सनालिटी होती है, हर इंसान की एक पर्सनालिटी होती है, तो उससे हम एक बाय एंड लार्ज हमें पता होता है कि ये इंसान कैसा है, कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है। अगर आप उसमें परिवर्तन देखें तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है जैसा ये अब दिख रहा है। जी। अच्छा, मुझे लगता है कि आजकल जो यूथ है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं कि रिलेशनशिप में है, जैसे शादी से पहले प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं, शादी के बाद कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको सोचना, समझना और उनको किस हद तक आगे लेके जाना, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चेंजेस आ जाते हैं शादी से पहले या शादी के बाद? यूथ में मैं दोनों की बात कर रही हूँ, लड़का हो या लड़की। जहाँ तक हमारी यूथ की सवाल है, आजकल अगर एक ट्रेंड आप देखेंगे यूथ में, ये काफ़ी प्रचलित है। इवन ये बहुत जल्दी भी शुरू हो जाता है जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है, तब भी एक दिमाग में रहता है, फैसिनेशन भी बहुत बच्चों को होता है कि एक रिलेशनशिप बनाया जाए। जी, ठीक है। जब रिलेशनशिप अर्ली एज में बनता है, मान लो 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, सो उस टाइम उनकी जो सामाजिक परिपक्वता होता है, जी, जो सोशल मैच्योरिटी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इवन इमोशनल मैच्योरिटी जो होता है वो भी बहुत नहीं होता है। तो जब ये दोनों बहुत मैच्योर नहीं होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इतना ज़्यादा नहीं होते, लाइफ स्किल्स भी इतना ज़्यादा नहीं होते हैं उन बच्चों के पास एडोलेसेंस स्टेज में, वहाँ से फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो रिलेशनशिप बना तो लेते हैं जल्दी, क्विकली फॉर्म भी कर लेते हैं और क्विकली टूट भी जाता है, बार बार टूटता भी है। जब वो टूटता है तो ब्रेकअप को भी संभाल नहीं पाते हैं, राइट, और बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट करके आ जाते हैं वापस। नॉर्मल ब्रेकअप, नॉर्मल रिलेशनशिप जुड़ना, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होना या किसी के लिए अट्रैक्शन होना, ये बहुत स्वाभाविक है जी, बहुत स्वाभाविक फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। बट जल्दी रिलेशनशिप बनाना और बहुत जल्दी टूटना, किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनना, ठीक है। हाँ, ये भी परेशानी है कि कोई बिल्कुल नहीं कर पाता है। कितने इसके साथ बना रहे हैं फिर भी टूट रहा है। कोई ना कोई छोटी सी बात होती है, संभला नहीं जाता है, फिर वो टूट जाता है। तो बार बार टूटना, बार बार जुड़ना, फिर टूटना, फिर ऐसे बहुत सारे अगर रिलेशनशिप आपका टूट रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा नहीं है। तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके साथ अगर और कई सारे चीज़ें जुड़ती है तब वो फिर व्यक्तित्व में जो बीमारी के बारे में बात करते हैं कभी भी, तो व्यक्तित्व में भी कई प्रकार बीमारियां होते हैं जो कि किसी को भी, डिप्रेशन तो ज़्यादातर लोगों को आजकल पता चल ही गया है, बहुत कॉमन शब्द हो गया है, आई मीन घर घर इस्तेमाल करने वाले शब्द हो गया है। लेकिन जब हम व्यक्तित्व की बीमारी के बारे में बात करते हैं तब कोई बहुत कम लोग होंगे जिनको व्यक्तित्व में भी बीमारी हो सकती है, उनको भी नहीं पता ये बात। ये हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे उनको? जैसे कई सारे व्यक्तित्व में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो देखने को मिलता है, हम उसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं या फिर उसको इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। जब हम इमोशनली अनस्टेबल बोलते हैं, जाहिर सी बात है इसमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं वो बंदे का इमोशनली बड़ा वल्नरेबल रहता है, बड़ा ही अनस्टेबल सा रहता है। इसका मतलब जो इमोशनल रिएक्शन उसकी होती है सिचुएशन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है। अच्छा, ठीक है, उसको वो संभाल नहीं पाता है। और उसका कई सारे लक्षण होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, जैसे बार बार रिलेशनशिप टूटना, इम्पल्सिविटी एक होती है, बहुत क्विक डिसीजन लेगा फिर टूट जाएगा, फिर क्विक डिसीजन लेगा टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा एंगर आउटबर्स्ट होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, जैसे अपने आप को बहुत हानि पहुंचाते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं उन लोग ये करके। और काफ़ी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बहुत इनसिक्योर रहते हैं, हमेशा लगता है कि लोग हमें छोड़ देंगे, ये एक डर मन में काफ़ी हद तक रहता है। सो ये मेजर ये कई सारे सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो 9 सिम्टम होते हैं, बट इसमें 5-6 सिम्टम्स जो है वो सामने बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसी को कहा जाता है। पर्सनल व्यक्तित्व में कोई भी बीमारी अगर है तो उसको व्यक्तित्व की बीमारी कहे जाता है। उसी में जो है एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये है, जो कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके लिए अगर आप इलाज सजेस्ट करते हैं तो किस तरह इसका इलाज किया जाता है? इसका अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बंदा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वायलेंट है,
तो उसमें तो फिर दवाई का इस्तेमाल तो होता ही होता है। अच्छा। वो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसमें जैसे अनिता जी ने बोला कई सारे जो हमारी हार्मोन सिक्रेशन होता है, फ्लूइड्स, न्यूरोकेमिकल फ्लूइड्स होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है जब इंसान बहुत तेज़ गुस्सा करता है, बार बार बहुत तेज़ गुस्सा करता है, टोटली इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और अगर बार बार ऐसे होता है तो दिमाग में ये संतुलन भी परिवर्तन होता है। तो इस संतुलन को कंट्रोल में रखने के लिए दवाई की इस्तेमाल तो करनी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर उदासी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म बिहेवियर है, अपने आप को काटना, अपने आप को चोट पहुंचाना, तो ये बहुत कॉमन हो जाता है, उसमें स्ट्राइकिंगली वो फीचर आ जाता है। तो उसमें तो थोड़ी सी हमें दवाई की सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। बट बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो ज़रूरत है पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, बहुत ज़्यादा साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। साइकोथेरेपी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं थोड़ी सी काउंसलिंग उसका बेसिक लेवल है। हाँ। काउंसलिंग से शुरू होकर बहुत हायर ऑर्डर साइकोथेरेपी होते हैं, जिसमें पेशेंट को हम लोग इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, रिलेशनशिप का स्किल्स सिखाते हैं। जब सिचुएशन हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, कैसे हम कोप करते हैं, उनकी कोपिंग स्किल्स क्या है उसके बारे में उनको बताते हैं। तो बहुत सारे असेसमेंट्स होते हैं और बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को उनको सिखाना पड़ता है। जैसे काउंसलिंग की बात हो रही है, इस तरह के पेशेंट जो होते हैं उनको वाकई समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। काउंसलिंग उनको कितनी मदद करती है, और जब उनकी काउंसलिंग शुरू होती है तो उनको किस तरह समझाया और संभाला जाता है? काउंसलिंग एक बहुत बेसिक सा पहला स्टेप है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब समस्या ही नहीं समझ में आती तो समाधान तो हम खोजना बहुत बात की बात है, मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो हम आसपास अपने दोस्तों से ही बात करते हैं, फिर अथॉरिटी में, फाइनली जाके आप किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। पर काउंसलिंग तब वर्क करती है जब आपका थोड़ा सा स्टेबल माइंड हो। काउंसलिंग गंभीर समस्याओं या बीमारियों के लिए कभी भी वर्क नहीं करती। गंभीर बीमारियों में मेडिकेशन के साथ साइकोथेरेपी काम करती है। जैसे कि मैम ने बोला, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, यानी सोचने समझने का और व्यवहार को करने का क्या तरीके हैं जो सिखाए जाते हैं। इमोशंस को कैसे मैनेज करना, कैसे कंट्रोल करना, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई जाती है कि भावनात्मक आपकी जो बुद्धि है उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसको भी आईक्यू की बहुत बात होती है। जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसको हम कैसे ग्रहण कर लेते हैं, तो वो इंटेलिजेंस की बात सब करते हैं। पर जो भावनाओं के साथ जो इंटेलिजेंस है उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो वो उसका जो स्तर है वो धीरे धीरे बहुत घटता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता जा रहा है, कंपटीशन है। तो हर कोई महसूस करता है कि हमें हर किसी से आगे बढ़ना है, तो उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर, हमें बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स मिलते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि तनाव के लिए बहुत कारण बाहर मौजूद हैं कि आप बाहर देखते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, आप और लोगों से अपने जीवन को एनालाइज करते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये भी एक बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नहीं है आपके पास, समाज आप अपनी प्रेजेंस शो कराने के लिए आप कहते हैं कि मैं हूं। तो नाज़रीन, ये बातों का सिलसिला अगले हफ्ते भी इसी तरह जारी रहेगा। अगले हफ्ते भी हम जानेंगे नफ्सियाती बीमारियों की कुछ और वजूहात और उनके इलाज भी। बने रहिए हमारे साथ सेहत की बात में। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।